नन्ही परी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 86 पन्नों के फैसले में ऐसा क्या है जो भाजपा और कांग्रेस की पोल खोलता है? क्या राज्य के हित से जुड़े मामलों में मुंह में दही जमाकर बैठने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए अंकिता भंडारी और नन्ही परी के लिए न्याय जैसे मुद्दे भी महज एक कंटेंट हैं? उत्तराखंड में विधायकों और अधिकारियों की सरेआम चल रही बहस अब कैसे स्ट्रीट फाइट की ओर बढ़ रही है? दराती के सहारे बाग से भिड़ने वाली बसु केदार की 65 साल की दिनेश्वरी भंडारी और मुंशियारी में 4th क्लास के राजू के प्रिंसिपल बनने की खबर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसे अपने दुख, पीड़ा और बदहाल व्यवस्था में शौर्य और मनोरंजन का रस खोज निकाला है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और इस हफ्ते वीकली खबर बात में समझते हैं हमारे सरोकार के मुद्दे। हम तो बच्ची लेके आए थे, तुमने हमें लाश दी। आज ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको जो जज्बा आपने 2014 में दिखाया था, मैं उसको सल्यूट करने आया था आज, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ, सल्यूट नहीं करूंगा इस भीड़ को। मैं नहीं आभार जताऊंगा आपका, नहीं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं, वो पूरे उत्तराखंड की और विशेष करके हल्द्वानी की बेटी थी। आपने उसको न्याय दिया था, ऐसा आंदोलन किया था कि सरकार हिल गई थी। ये वीडियो जो आपने देखा वो 2014 में बलात्कार की शिकार एक बच्ची के चाचा का है। 11 साल बाद पिथौरागढ़ का इस बेटी का परिवार आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 11 साल पहले था। नन्ही परी बलात्कार कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल और हल्द्वानी में इस हफ्ते विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हल्द्वानी में हुए विरोध प्रदर्शन में न्याय के लिए तख्ती लटकाए उत्तराखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आपको देखने को मिले। उत्तराखंड के लोगों के हित से जुड़े मामलों में मूक बधिर की एक्टिंग करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहां भी अपने कंटेंट खोजने की लत को नहीं छोड़ सके। प्रदर्शन में शामिल कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार के खिलाफ एक शब्द कहता आपको नहीं दिखता है। हाथ में न्याय की तख्ती लिए इन लोगों को शायद ही ये पता हो कि वो विरोध किसका कर रहे थे और न्याय किससे मांग रहे थे। क्या ये लोग उत्तराखंड की भाजपा सरकार का विरोध कर रहे थे, जिस पर एक मामले में कमजोर पैरवी का आरोप है तो दूसरे में उसके अपने नेताओं पर कई गंभीर आरोप हैं? या फिर ये प्रदर्शन उस कांग्रेस के खिलाफ था जिसके राज में पुलिस पर पूरा फर्जी मुकदमा बुनने की बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है? क्या प्रदर्शन में शामिल आपको एक भी ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नजर आया जिसने सुप्रीम कोर्ट के 86 पन्नों के उस जजमेंट पर नजर तक डाली होगी, जिसे पढ़ने के बाद आपको भाजपा और कांग्रेस एक ही पाले में नजर आते हैं? कांग्रेस सरकार के समय हुआ एक जघन्य अपराध जिसकी कमजोर पैरवी भाजपा सरकार में हुई, उस पर आज ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तख्ती लटकाए एक दिन सड़क पर खड़े हुए हैं और जैसा होता हुआ आया है, उत्तराखंड की सरकार ने उनकी दी हुई इस फुलटॉस बॉल पर यह कहते हुए छक्का भी मार दिया हुआ है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका डालेगी। अब सवाल ये है कि नन्ही परी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में ऐसा क्या है कि अब अंकिता भंडारी के अपराधी छूटने का डर और ज़्यादा बढ़ गया है? सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हमको समझना चाहिए कि कैसे हम बदहाली के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें जिस बात पर गुस्सा और खींच आनी चाहिए उस पर भी हम कहीं मनोरंजन तो कहीं शौर्य का रस ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने राजू बन गया जेंटलमैन तो खूब सुना होगा, पर इस हफ्ते उत्तराखंड के लोगों के पास राजू बन गया प्रिंसिपल जैसी खबर अलग अलग रस के साथ आई। किसी ने कहा चपरासी बन गया प्रिंसिपल, तो किसी ने लिखा स्कूल में घंटी बजाने वाला बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। जहां सवाल ये होना चाहिए कि क्यों हमारे स्कूल की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां केवल एक शिक्षक और एक चपरासी पक्के पद पर है। बिना प्रधानाचार्यों के ये स्कूल कैसे चल रहे हैं? ऐसे कौन से नियम हैं जिसमें स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक इस काबिल भी नहीं समझे जाते हैं कि वह स्कूल की जिम्मेदारी ले सके? इसी तरह सोशल मीडिया पर बसु केदार तहसील की 64 वर्षीय दिनेश्वरी भंडारी का एक वीडियो भी खूब चल रहा है। शाम 4 बजे घास काटते हुए वो बाघ के हमले की शिकार हुई, पर हमें अपनी बदहाल व्यवस्था में सिवा दिनेश्वरी भंडारी के साहस के कुछ और नजर नहीं आता है। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में 2017 से 2024 के बीच 444 लोग मानव वन्यजीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप केवल 2024 की ही बात करेंगे तो इस साल मानव वन्यजीव संघर्ष में करीब 324 लोग घायल हुए और 64 लोगों की मौत हो गई थी। 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक हम करीब 1000 से ज्यादा जानें मानव वन्यजीव संघर्ष में गंवा चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। स्थिति कितनी गंभीर हुई है उसे आप इस आंकड़े से समझिए
कि 2000 यानी राज्य बनने के समय राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष से मरने वालों की संख्या 30 थी, जो 2024 में 2 गुने से ज़्यादा यानी 64 हो गई है। इसी तरह घायलों की जो संख्या 2000 में 55 से 60 के बीच हुआ करती थी, वो अब उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर 250 से 300 के बीच में है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमने 25 साल में मानव वन्यजीव संघर्ष से शोक और साहस की बातों के सिवा कुछ नहीं सीखा। अगर इस संघर्ष में किसी की जान चली जाती है तो हम शोक मनाते हैं, और जब कोई बच जाता है तो हम शौर्य गाथा गाने लगते हैं। पॉलिसी लेवल पर उत्तराखंड की जनता को कहां रखा जाता है, इसे आप इसी हफ्ते की एक घटना से समझिए। शुक्रवार के दिन उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक डाटा शेयर करते हुए बताया कि इस हफ्ते देहरादून में आई आपदा में करीब 27 लोगों की मौत हो गई है। राज्य की राजधानी समेत राज्य का एक बड़ा हिस्सा आपदा प्रभावित है। सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, हर जगह कोशिश ये है कि किसी तरीके से स्थिति को सामान्य किया जा सके। सरकार द्वारा 20 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में आपदा अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में जब आपदा की ऐसी स्थिति है, ऐसे में यूकेएसएससी पटवारी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर को करा रहा है। जनता के बीच बेरोजगारी का आलम सोचिए, वो जान हथेली में रखकर भी परीक्षा में शामिल होने को तैयार है। परीक्षा देने वाले युवाओं की अपनी मजबूरी है, और हो सकता है एक बार फिर हमको मजबूरी में जान हथेली में रखकर परीक्षा देने जाते किसी छात्र का वीडियो मिल जाए और हम कह सकें कि क्या साहस है भविष्य के पटवारी का। हमने अपनी बदहाली को किस कदर अपनी नियति मान लिया है, उसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के व्यवहार को देखकर समझा जा सकता है। आपने एसएसपी के खिलाफ सड़क में बैठे काला ढूंगी के विधायक को पिछले हफ्ते देख ही लिया था। इस हफ्ते देहरादून आपदा के बीच एक और वीडियो आया है। इस बार विधायक से ऊपर कैबिनेट मंत्री तक अधिकारी के रंग ढंग से तंग नजर आए हैं। पिछले हफ्ते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में नहीं दिखे, तभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि उनकी कैबिनेट की कुर्सी खिसकने वाली है। अभी उनकी कुर्सी खिसकी नहीं है, लेकिन संभवतः डीएम ने उनके फोन उठाना ही बंद कर दिया है। यही कारण रहा होगा कि विधायक को डीएम साहब के रंग ढंग पर सार्वजनिक टिप्पणी करनी पड़ी। वैसे अधिकारियों की मनमर्जी का ये हाल एक जिले तक सीमित नहीं है। मनमर्जी का आरोप धारचूला विधायक हरीश धामी ने भी पिथौरागढ़ के डीएम पर लगाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भी लिखा है। अब तक जहां आप बंद कमरों में इस तरह के विवादों की बातें सुनते थे, अब विधायक और अधिकारियों के बीच विवाद स्ट्रीट फाइट की तरह दिखने लगा है। ऐसा नहीं है कि राज्य में इस तरह के विवाद केवल नेताओं और अधिकारियों के बीच हो रहे हैं, आप अधिकारियों के बीच भी इस तरह के विवादों को बढ़ता देख सकते हैं। जैसे इसी सप्ताह पौड़ी जिले की डीएम स्वाति भदौरिया पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डीएम ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर मुकदमा करने और अपमान करने के लिए रील बनाकर सोशल मीडिया में वीडियो प्रसारित किया है। वैसे उत्तराखंड में संभवतः ये पहला मामला है जब राज्य के इंजीनियरों ने आईएएस अफसर के खिलाफ इस तरह का कोई मोर्चा खोला है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आपको चारों ओर अपनी अपनी खिचड़ी गर्म करते अधिकारी और नेता ही मिलेंगे। इसका एक बड़ा उदाहरण नन्ही परी हत्याकांड का मामला है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें नन्ही परी हत्याकांड के आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 86 पन्नों के एक लंबे जजमेंट में ऐसी बड़ी सारी बातें कही गई हैं जो उत्तराखंड के लोगों की आंखें खोलने वाली हैं। पहले हम इस घटना के बारे में बताते हैं। 2014 में पिथौरागढ़ का एक परिवार हल्द्वानी के शीश महल इलाके में एक शादी में शामिल होने आता है। 20 नवंबर की शाम करीब 7:45 बजे परिवार की 6 साल की बेटी गायब हो जाती है। अगले 5 दिन स्थानीय मीडिया बच्ची के सकुशल लौटने की उम्मीद लिए इस खबर को अखबारों में प्रमुखता से छापता है। इस बीच हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक आक्रोश से भरे लोग सड़कों पर उतरने भी लगे थे। गायब होने के 4 दिन तक उसे पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा तलाशा जाता रहा और 25 नवंबर के दिन गौला नदी के जंगल में बच्ची का पत्तों से ढका हुआ शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्या से पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। मौत का कारण सिर पर चोट और गला दबाना था। अगले दिन पूरा हल्द्वानी शहर सड़कों पर था। हर कोई पहाड़ की मासूम बच्ची के साथ न्याय चाहता था। इस समय उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी। जब वह परिवार के पास 10 लाख का मुआवजा लिए पहुंचे तो परिवार ने खूब झिड़क लगाई और चेक लेने से मना कर दिया था। 28 नवंबर के दिन खबर आई कि आरोपी पकड़े गए हैं। मामला जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया तो एक को फांसी और दूसरे को 5 साल की सजा हुई। 2019 में हाईकोर्ट ने आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी प्रेमपाल को 5 साल की सजा सुनाई गई और तीसरे नाबालिग को बरी कर दिया गया। घटना के 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों वाली एक बेंच ने फैसला सुनाया और आरोपियों को बरी कर दिया। इस घटना से आहत परिवार आज वहीं खड़ा हो गया है जहां आज से वो 11 साल पहले खड़ा था।
परिवार का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी की, जिसकी वजह से आरोपी छूट गया। हम इस 86 पन्नों के ऑर्डर में लिखे एक महत्वपूर्ण शब्द पर बात करना चाहेंगे जो इस घटना और अंकिता भंडारी केस में समानता दिखाता है। ये शब्द है सर्कमटेंशियल एविडेंस। आपको ये शब्द अंकिता भंडारी केस में भी मिलेगा। दोनों ही घटना के आरोपियों को सर्कमटेंशियल एविडेंस के आधार पर सजा सुनाई गई है। इसका मतलब है कि आरोपी के खिलाफ किसी तरह का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन घटनाओं और उपलब्ध साक्ष्यों को जोड़कर ये साबित किया जाता है कि कैसे वो आरोपी से जुड़े हैं। ऐसे केस में 3 कड़ियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली, अपराध का मोटिव, लास्ट सीन थ्योरी और साइंटिफिक एविडेंस। नन्ही परी के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मानना है कि आरोपी के खिलाफ तीनों ही कड़ियां कमजोर हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बहस में आरोपी के वकील ने पुलिस की कार्यवाही पर भी प्रश्न उठाए हैं। एक जगह कहा गया है कि पुलिस ने लिखा है कि बच्ची को तमंचा दिखाकर अगवा किया गया, लेकिन पुलिस को किसी भी आरोपी से तमंचा बरामद नहीं हुआ। आरोपी के खिलाफ झूठे सबूत प्लांट करने से लेकर आरोप यहां तक है कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी लुधियाना से दिखाई है, जबकि उसे हल्द्वानी में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ एक बड़ा प्रश्न मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों पर बनता है। ये अधिकारी जो उस समय कांग्रेस की सरकार के अधीन काम कर रहे थे, आज भी उत्तराखंड पुलिस में ही होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच के इस फैसले के आधार पर उस समय की कांग्रेस सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों पर सवाल नहीं उठते? आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी कर अब पुनर्याचिका दायर करने का ढोंग कर रही है, उसी ने अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट तुड़वाकर एविडेंस साफ करने का काम किया है। अंकिता के आरोपियों को भी सजा इसी तरह के सर्कमटेंशियल एविडेंस के आधार पर हुई है। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि इस तरह के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य एविडेंस कितने जरूरी होते हैं और क्यों रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया गया था। उम्मीद है आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि नन्ही परी के मामले में आए फैसले के बाद क्यों इस बात को जोर देकर कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी के आरोपियों के भी बस निकलने का डर बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी ईमेल आईडी लिखकर भेजें।